नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट, इससे रिलेटेड जो भी आपका पूरा सिलेबस है पेपर 2 का, इसके टाइप से रिलेटेड मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग है, कंट्रोल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, सोर्सेज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, नीड फॉर कंट्रोल, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्निक, फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट, सारे चीज़ पर हम दोस्तों क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से ही इसके पीछे का पूरा जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को सीखेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो यूनिट 2 का है बायोमेडिकल केमिकल वेस्ट, उससे रिलेटेड सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी हैं, जिनको इंग्लिश से थोड़ी हो सकता है परेशानी हो समझने में, तो हिंदी में भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप आसानी से समझ सकते हैं। बस पेशेंटली आपको धैर्यपूर्वक सुनना होगा दोस्तों, अंत तक आप चीज़ें आसानी से सीख पाएंगे। फर्स्ट है द वेस्ट विच कंटेन पैथोजेंस इन सफिशिएंट कंसंट्रेशन दैट कुड कॉज डिजीज इज नॉन एज। वैसा वेस्ट जिसके अंदर पैथोजेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, सफिशिएंट कंसंट्रेशन होता है और वो बीमारी भी कॉज कर सकता है, उस प्रकार के वेस्ट को हम क्या कहते हैं। सबसे पहले आपको ये टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगा, पैथोजेंस क्या होता है दोस्तों। ना पैथोजेंस आपने सुना होगा पहले भी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी कॉज कर सकता है उसको हम पैथोजेंस कहते हैं। ओके, या कह सकते हैं आप डायरेक्ट, अगर लोकल भाषा में कहें तो ऐसा बैक्टीरिया या ऐसा वायरस वगैरह जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, जिससे आसानी से बीमारी हो सकता है, उसको पैथोजेंस कहते हैं। आपने सुना होगा टाइफाइड जो बीमारी है दोस्तों, वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। टेटनस क्लोस्ट्रिडियम टेटानी के कारण होता है। एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये सब क्या है, पैथोजेंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। ऑलराइट, तो यहाँ हमारा देखिए ऑप्शन दिया हुआ आपको, वो उस वेस्ट को आप कहाँ हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर रखिएगा, बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर रखिएगा, या इन्फेक्शियस वेस्ट के अंदर रखिएगा। देखिए दोस्तों, हॉस्पिटल में जो वेस्ट निकलता है, जनरेट होता है, उसके अंदर बहुत सारा चीज़ होता है, सारा पैथोजेंस नहीं होता है। ओके, सारा पैथोजेंस नहीं होता है, आप जान सकते हैं, आप देखे भी होंगे कि हॉस्पिटल के अंदर निकलने वाला सारा वेस्ट पैथोजेंस नहीं होता, तो ये तो हो नहीं सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट, ऑब्वियसली बायोमेडिकल वेस्ट तो पूरा हॉस्पिटल वेस्ट तो बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत ही आएगा। इसमें भी बहुत सारा चीज़ कंटेजियस होता है, हेजार्डस होता है, बट नॉट एवरीथिंग इज पैथोजेंस, तो ये तो नहीं हो सकता है। थर्ड, इन्फेक्शियस का मतलब ही होता है कि जो संक्रमित कर सकता है दोस्तों, एक दूसरे से मतलब फैल सकता है, बीमारी कॉज कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ऑल राइट, देखिए दोस्तों, इसको और अच्छे से समझिए। हॉस्पिटल वेस्ट किसको कहेंगे? हॉस्पिटल वेस्ट रेफर टू ऑल वेस्ट बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल दैट इज डिस्कार्डेड एंड नॉट इंटेंडेड फॉर फर्दर यूज। हॉस्पिटल का वो सारा वेस्ट जो चाहे बायोलॉजिकल हो सकता है और नॉन बायोलॉजिकल भी हो सकता है, जिसको डिस्कार्डेड मतलब फेंक दिया गया हो, अलग कर दिया हो, सेग्रीगेट कर दिया गया हो, जिसका फर्दर में यूज़ नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली एक बार जिस भी चीज़ का हम यूज़ कर लिए, मान लीजिए एक बार आप मास्क का यूज़ कर लिए, इन दिनों मास्क का बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे यूज़ हो रहा है, सिंगल यूज़ मास्क भी है, डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, हम सभी यूज़ करते हैं कोविड के टाइम में। तो एक बार मान लीजिए जिसको हम यूज़ कर लिए, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं, फेंक देते हैं, उसका हम फर्दर यूज़ नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ हॉस्पिटल वेस्ट। इसके अंदर बायोलॉजिकल भी है, नॉन बायोलॉजिकल भी है। आपने निडल सिरिंज के बारे में सुना होगा, एक बार जिस निडल या सिरिंज का यूज़ हो जाता है इंजेक्शन देने के लिए, दोबारा हम उसका यूज़ नहीं करते हैं। ओके, तो वो आपका वेस्ट हो गया, हॉस्पिटल वेस्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट समझिए, देखिए क्या होता है। बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और इन रिसर्च एक्टिविटीज पर्टेनिंग देयर टू और इन प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल्स। बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर उन सारे वेस्ट को इंक्लूड किया गया है दोस्तों, जिसका यूज होता है कहाँ पर, ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस मतलब जांच पड़ताल, जो आदमी चाहे ह्यूमन का डायग्नोसिस हो सकते। ऑब्वियसली इलाज हम किसका करवाते हैं, या तो ह्यूमन का इलाज करवाते हैं, या अगर हमारे पास कोई मवेशी वगैरह है, कोई लोग कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता का कराते हैं, कोई मतलब मवेशी पालते हैं, जैसे गाय हो सकता है, भैंस हो सकता है, उसको किसी प्रकार का बीमारी हो जाए तो उसके लिए भी डायग्नोसिस अधिकतर जो है एनिमल का भी किया जाता है। तो या तो एनिमल का या ह्यूमन का यदि आप डायग्नोसिस कराते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, उसे इम्यूनाइजेशन करवाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, वहाँ से जो वेस्ट जनरेट होता है, या रिसर्च एक्टिविटीज़ में आप जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजिकल जो इंडस्ट्री है, जहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड इंजीनियर्ड क्रॉप्स बनाया जाता है, या कह सकते हैं कि वहाँ पर माइस पे रिसर्च होता है, तो वहाँ सब भी बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, उन सारे वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। ऑल राइट, तो ध्यान रखिएगा बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट में डिफरेंस। इन्फेक्शियस वेस्ट देखिए,
दीज वेस्ट कंटेन पैथोजेंस, इसके अंदर पैथोजेंस होता है दोस्तों, ये मतलब एकदम सेग्रीगेटेड होता है, यहाँ पर पैथोजेंस बड़ी पैमाने में होता है, सफिशिएंट कंसंट्रेशन और क्वांटिटी डेट कुड काज डिजीजेज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका पैथोजेंस होता है जो आपको बीमारी कॉज कर सकता है। ऑल राइट, तो इन्फेक्शियस वेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। देखिए बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल के लिए, उसके निपटान के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा सुटेबल टेक्निक कौन सा है। फर्स्ट है लैंडफिल, सेकेंड है इंसिनरेशन, थर्ड है रिसाइकलिंग, फोर्थ है डिस्पोजल इन वाटर। तो वाटर में डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है दोस्तों, हैजार्डस हो सकता है, ये तो हम करेंगे नहीं। लैंडफिल भी बायोमेडिकल वेस्ट है, ऑब्वियसली उसका पूरा का पूरा पोर्शन तो हम ये नहीं कह सकते कि सब पैथोजेंस ही है, इन्फेक्शियस वाला चीज़ पैथोजेंस था, हम अभी देख के आए थे। लेकिन उसके अंदर मान लीजिए कोई एनिमल वेस्ट है, एनिमल का टिश्यू हो सकता है, किसी ह्यूमन का टिश्यू हो सकता है, ब्लड हो सकता है उसको, ये सब कंटेजियस है। ऑब्वियसली ब्लड से आप जानते हैं कि ब्लड दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, किसी एड्स पेशेंट का ब्लड किसी दूसरे पेशेंट के अगर मतलब हेल्दी पर्सन के संपर्क में आ जाए तो उसको भी कॉज कर सकता है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से डिजीज ट्रांसमिट होता है। तो लैंडफिल भी अपने आप में खतरनाक साबित हो सकता है। रिसाइकलिंग ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, कुछ चीज़ों का हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल नहीं है। ओके, इंसिनरेशन दोस्तों, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसका यदि इंसिनरेशन करा दिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि आप जानते हैं इंसिनरेशन में क्या करते हैं, हम उसको कंबस्ट करते हैं, उसको जलाते हैं, तो जलाने के बाद तो पूरा का पूरा चीज़ ही मतलब बदल जाएगा। ऑब्वियसली क्या बचेगा हमारे पास, राख बचेगा। राख किसी प्रकार का बीमारी कॉज नहीं करेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि इंसिनरेशन ये कर दिया जाए। लेकिन सारे चीज़ का इंसिनरेशन तो क्या नहीं जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसिनरेशन कॉस्टली है। आपने पढ़ा भी होगा, पहले भी हमने बताए थे आपको कि इंसिनरेशन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। देखिए, सॉलिड वेस्ट रेफर टू एवरीथिंग दैट गोज आउट इन द ट्रैश। सॉलिड वेस्ट के अंदर आप जानते हैं कि सारे चीज़ को हम इंक्लूड करते हैं जो कि ट्रैश में, मतलब जिसको हम कचरा में डस्टबिन में फेंक दिए हैं। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट आर वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिस, स्टोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, etc। जो हमारा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है, यहाँ पर वेस्ट कहाँ से आता है, तो जो घर से जो हम कचरा निकालते हैं, ऑफिस से निकल सकता है, स्टोर से, स्कूल से, हॉस्पिटल से, इन सब से जगह से जो वेस्ट निकलता है वो म्यूनसिपल वेस्ट के अंतर्गत आता है। आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड ऑफ बाय द म्यूनसिपैलिटी। उसको म्यूनसिपैलिटी जो है हमारा नगर निगम उसको कलेक्ट करता है, उसका डिस्पोजल करता है। द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरली कंप्राइज पेपर, उसके अंदर पेपर हो सकता है, फूड वेस्ट हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, ग्लास, मेटल, रबर, लेदर, टेक्सटाइल, etc। जो हमारे घरों से निकलता है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये सब म्यूनसिपल सॉलिड में हम उसको अंतर्गत रख सकते हैं। देखिए, बर्निंग रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट। ऑब्वियसली जलाने पे क्या होता है कि जो भी वेस्ट है हमारा उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर देगा। बर्निंग में आपको क्या बचेगा, अल्टीमेटली ऐश बचेगा, राख बचेगा, जो कि उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो वॉल्यूम आपका जो है कम कर देगा बर्निंग। ऑल दो इट इज जनरली नॉट बर्नड, यद्यपि इसको मतलब जनरली हम उसको बर्न नहीं करते सभी चीज़ों को। टू कंप्लीशन एंड ओपन डम्प्स ऑफन सर्व एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। और ऑब्वियसली यदि आप उसको ओपनली डंप कर दीजिएगा कहीं पर, तो वहाँ पर आपका रैट्स हो सकता है, रोडेंट कॉज डिजीज, वहाँ जो अगर अगल बगल में रैट्स रहेगा वो आपके घरों में हो सकता है, किसी माध्यम से आपके घर में प्रवेश कर जाए दोस्तों। तो रैट्स आप जानते हैं जो प्लेग को ट्रांसमिशन करने का सबसे बड़ा कारण क्या है, रेट्स ही है। रोडेंट कॉजिंग डिजीज है प्लेग, जो कि ऑब्वियसली यर्सेना पेस्टिस और पास्टोरल पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन रेट्स के थ्रू भी वो फैलता है। ओपन डंपिंग के स्थान पर अगर जानते ही हैं, जहाँ पर भी ओपन डंपिंग किया जाता है, चूहा अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहता है, वो यदि आपके घरों में आ जाए तो वो आपको डिजीज कॉजिंग कर सकता है। हॉस्पिटल जनरेट हैजार्डस वेस्ट दैट कंटेन डिसइंफेक्टेंट एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल्सो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हॉस्पिटल्स के अंदर जो जनरेट होता है हैजार्डस वेस्ट जनरेट हो सकता है, जिसके अंदर डिसइंफेक्टेंट भी है, बहुत सारा हार्मफुल केमिकल है, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब होता है। सच वेस्ट ऑल्सो रिक्वायर केयरफुल ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। जो हॉस्पिटल वेस्ट है ऑब्वियसली उसको भी केयरफुल ट्रीटमेंट और डिस्पोजल की आवश्यकता है। द यूज ऑफ इंसिनरेटर इज क्रूशियल टू द डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। देखिए, इंसिनरेटर का यूज जो हमारा हॉस्पिटल वेस्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, बहुत मतलब कहा सकते निर्णायक साबित हो सकता है हॉस्पिटल वेस्ट के लिए। इंसिनरेशन इज वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द कंबशन ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन इन वेस्ट मटेरियल। इंसिनरेशन क्या है, तो वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, वेस्ट को ट्रीट करने का एक प्रोसेस है जिसके अंदर कंबशन होता है, मतलब उसको जलाया जाता है वेस्ट मटेरियल को।
देयरफॉर इंसिनरेशन इज द टेक्निक दैट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए बेस्ट सुटेबल क्या था, इंसिनरेशन। ओके दोस्तों, लैंडफिल तो जानते ही हैं, सैनिटरी लैंडफिल वेर अडॉप्टेड एज द सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डंप। ओपन बर्निंग डंप के लिए जो हम मतलब बाहर में खुले में जाके उसको डंप कर दें, उसको जला दें, उसके सब्स्टिट्यूट के लिए मतलब उसके स्थान पर हम सैनिटरी लैंडफिल कर सकते हैं, बाद में उसको हम ढक सकते हैं। इन ए सैनिटरी लैंडफिल वेस्ट इज डम्प्ड इन ए डिप्रेशन और ट्रेंच। उसको किसी गड्ढे या खाई में उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा वेस्ट है उसको वहाँ पर डंप कर देते हैं, डाल देते हैं। कंपैक्शन कवर विद डर्ट एवरीडे, और प्रत्येक दिन मान लीजिए आज हमने कहीं से लाके वेस्ट को वहाँ पर डंप कर दिया, तो जितना डंप किए दोस्तों उससे ऊपर एक सॉइल का लेयर डाल दीजिए, ताकि वहाँ पर ब्रीडिंग वगैरह जो आपका रैट्स है, आपका फ्लाइज है, वो वहाँ पर ब्रीडिंग ना करें। लैंडफिल और ऑल्सो नॉट रियली मच ऑफ सॉल्यूशन सिंस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। लैंडफिल ऑब्वियसली कोई बड़ा हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि सभी चीज़ों का हम इंसिनरेशन भी नहीं कर सकते दोस्तों, ऑलराइट, इसलिए लैंडफिल करना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन है, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर ऑटोक्लेविंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ ए बायोमेडिकल वेस्ट। ये ऑटोक्लेविंग टर्मिनोलॉजी दोस्तों आपने सुना होगा। जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके ऑटोक्लेविंग के लिए नॉर्मल कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ओके, 21 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री फ़ारेनहाइट या 21 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देखिए ऑटोक्लेविंग भी वही होता है दोस्तों, हाई टेम्परेचर पर स्टीम के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को स्टरलाइज करते हैं। जो हमारा हॉस्पिटल वेस्ट हो सकता है उसको हम स्टरलाइज करने के लिए, मतलब उसको प्योर करने के लिए हाई टेम्परेचर पर उसको हम स्टीम डालते हैं, उसी को हम ऑटोक्लेव करते हैं। तो 121 डिग्री सेल्सियस पे इसको किया जाता है, याद रखिएगा। उसका मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, प्रेशर है, दोनों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रेफर टू द प्रोसीड्यूर टू एलिमिनेट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वेस्ट। हम उसके बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो भी हार्मफुल इफेक्ट है उसको हम मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं, ताकि उसका इफेक्ट ना के बराबर हो। देयर आर न्यूमरस ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट मैक्सिमाइज सेफ्टी ड्यूरिंग द मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। बहुत सारा तरीका है, देखिए बहुत सारा तरीका है जिसके अंतर्गत हम हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोजल में काम करते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूसेज इन्वायरमेंटल हेजार्ड, इससे जो वातावरण में हेजार्ड खतरा पैदा हो सकता है उसको भी कम करता है। इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, इरिडेशन एंड केमिकल ट्रीटमेंट आर द मोस्ट यूज्ड मेथड फॉर द मैनेजमेंट एंड क्लीनिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट के क्लीनिंग या उसके मैनेजमेंट के लिए हम इंसिनरेशन का यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेविंग का यूज़ करते हैं, इरेडिएशन का यूज़ करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का यहाँ पर यूज़ करते हैं। इन सारे टेक्निक का यूज़ करके हम बायोमेडिकल वेस्ट के उसके क्लीनिंग कर सकते हैं या उसके डिस्पोजल में यूज़ करते हैं। ऑलराइट, देखिए ऑटोक्लेविंग क्या होता है, इट इज़ ए मेथड ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन। इसमें हम स्टीम के थ्रू स्टरलाइज करते हैं, किसी भी इक्विपमेंट को हम स्टरलाइज करते हैं, मतलब उसके अंदर जो टॉक्सिसिटी या किसी प्रकार का इन्फेक्शियस चीज़ अगर उसके साथ अटैच हो गया है तो उसको कम करने के लिए हम स्टीम स्टरलाइजेशन करते हैं। एंड इज द मोस्ट कॉमन सब्स्टिट्यूट फॉर इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का एक सब्स्टिट्यूट है, मतलब इंसिनरेशन का स्थान पे ही हम इसको करते हैं। ऑलराइट, ऑटोक्लेविंग नेसेसिटीज़ टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस। देखिए ऑटोक्लेविंग के लिए नेसेसिटीज़ क्या है, जरूरी क्या है, तो आपका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रेशर ऑफ अबाउट 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब प्रेशर कितना होना चाहिए, 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच, मतलब 15 PSI फॉर 20 to 30 मिनट। टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रेशर आपका 15 PSI होना चाहिए दोस्तों। 20 से 30 मिनट तक ऐसा करना पड़ेगा। आपने सुना भी होगा दोस्तों, या आपने हो सकता है देखा भी होगा कि जो मान लीजिए डॉक्टर वगैरह किसी का ऑपरेशन किए, डॉक्टर वगैरह बहुत सारा किसी का ऑपरेशन करते हैं, बहुत सारा जो उनके पास इक्विपमेंट होता है, सीजर्स होता है, नाइफ वगैरह जानते हैं, बहुत सारा काटने वाला मशीन होता है। जो आपने कभी कभी हो सकता है फ़ोन में ही से अगर किसी डिलीवरी को देखा होगा दोस्तों, जो मतलब पेट को क्या कहते हैं उसको, सिजेरियन डिलीवरी यदि आपने मोबाइल में देखा हो दोस्तों, तो पूरे स्टोमक को मतलब उसको खोल के कह सकते हैं चीर के और वहाँ से बच्चे को मतलब बॉर्न कराया जाता है। वहाँ पे देखिएगा बहुत सारा उनके पास इक्विपमेंट होता है, तो सारे इक्विपमेंट को फेंक नहीं देते एक बार यूज़ करने के बाद, उसका वो ऑटोक्लेविंग करते हैं, ताकि फर्दर अगर किसी और का सिजेरियन डिलीवरी करना पड़े तो उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हम सिजेरियन डिलीवरी में बताएं दोस्तों। हो सकता है किसी का हाथ टूट जाता है, बुरी तरीक़ा से हाथ फ्रैक्चर हो गया, स्टील डालना पड़ता है, तो वहाँ भी आपका एक मतलब पूरा हाथ को चीरा लगाना पड़ता है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, वो उसी सारे इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं और फर्दर यूज़ करने के लिए उसका ऑटोक्लेविंग कर दिया जाता है। ऑलराइट, तो ये किया जाता है ऑटोक्लेविंग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। यहाँ भी वही है कि बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें से कौन कौन सा यूज़ करेंगे। लैंड डिस्पोजल कहाँ करेंगे, बिल्कुल। इंसिनरेशन हम ये देखे हैं। इनर्टाइजेशन करेंगे और माइक्रोवेव इरेडिएशन ये भी करेंगे। तो चारों दोस्तों ये बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीटमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल ऑफ द अबव। तो 1 2 3 4 क्या होगा 1 2 3 4 ऑप्शन 4 करेक्ट है। आसान क्वेश्चन था, सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था पहले, इसलिए यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक यूटिलाइज फॉर द डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन विच इट इज कॉन्टैक्ट विद स्टीम अंडर कंट्रोल्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन विद द एंड गोल टू कंप्लीट स्टरलाइजेशन। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए वो टेक्निक जिसका उपयोग किया जाता है डिस्पोजल मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, स्टीम। अभी हमने बात किया था हायर टेम्परेचर पर दोस्तों उसको गर्म करके स्टीम के थ्रू उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। किसका, ऑटोक्लेविंग में आप इक्विपमेंट के बारे में हमने आपको बताया था। और कंट्रोल प्रेशर 15 PSI हम देखे थे, 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच। ओके 15 से 30 मिनट के लिए, 15 से 30 मिनट के लिए हमने 15 पाउंड पर इंच देखा था। और प्रेशर कितना था, सॉरी प्रेशर था 15 पाउंड पर इंच। और टेम्परेचर 180 डिग्री से 121 डिग्री सेल्सियस, उसको क्या कहते थे, ऑटोक्लेविंग कहते थे। ऑलराइट, ये आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट शुड नॉट बी इंसिनरेटेड ड्यूरिंग बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट। अब देखिए हम बहुत सारे वेस्ट का इंसिनरेशन तो करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि किस वेस्ट का हम इंसिनरेशन नहीं करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट में हम किस वेस्ट का इंसिनरेशन नहीं करेंगे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे वेस्ट को हम जाके इंसिनरेट कर दें। ओके, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसका नहीं करना है। जैसे आप देखते होंगे दोस्तों, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए क्या पढ़ना है ये तो लगभग सभी को पता रहता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, ऐसा नहीं कि कोई किताब लिया उसका शुरू से लेकर अंत तक खत्म कर दिए, तो वो नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से पूछा है कि इंसिनरेशन तो ऑब्वियसली बहुत बेहतरीन चीज़ है बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए, लेकिन किसका नहीं करना है वो भी ध्यान रखना है। देखिए फर्स्ट है वेस्ट विथ मॉइस्चर कंटेंट 30%, सेकेंड है हेलोजिनेटेड प्लास्टिक, थर्ड है कंटेंट ऑफ नॉन कंबस्टेबल मैटर बिलो 50%, नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन तो हटा दीजिए दोस्तों, किसका हमको नहीं करना है। तो जिसका मॉइस्चर कंटेंट कम होगा उसको हम कर सकते हैं। ओके, ये ठीक है, इसका कर सकते हैं दोस्तों। हेलोजिनेटेड प्लास्टिक का नहीं करना है दोस्तों, हमसे पूछा है किसका नहीं करना है, तो हेलोजिनेटेड प्लास्टिक। याद रखिएगा, हेलोजिनेटेड प्लास्टिक का इंसिनरेशन नहीं किया जाता है। ऑलराइट, इसको ध्यान रखिए। देखिए इंसिनरेशन हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बड़ी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे किया जाता है। रिड्यूसेस ऑर्गेनिक एंड कंबस्टेबल वेस्ट इनऑर्गेनिक इनकम्बस्टेबल मैटर, जो ऑर्गेनिक वेस्ट हमारा उसको इनऑर्गेनिक कंबस्टेबल मैटर में उसको कन्वर्ट कर देता है। यूजुअली यूज फॉर द वेस्ट दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड, उस वेस्ट के लिए करते हैं जिसका हमको फर्दर रीयूज नहीं करना है, उसका रिसाइकल नहीं हो सकता है, और जिसको हम लैंडफिल में मतलब डिस्पोज भी नहीं कर सकते हैं। याद रखें, इंसिनरेशन हम किसका करते हैं दोस्तों, ऐसे वेस्ट का, क्योंकि इंसिनरेशन आप क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं पूरे के पूरे, मतलब कंपोनेंट को, जो भी आपका वहाँ वेस्ट था उसको पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं, उसका अस्तित्व ही मिटा रहे हैं। ओके, एग्जिस्टेंस ही उसका खत्म कर रहे हैं। तो ऐसे वेस्ट काम करेंगे जिसका हम रीयूज नहीं करना है, रिसाइकल नहीं करना है, और उसको हम लैंड डिस्पोजल में भी नहीं डाल सकते। लैंड डिस्पोजल में इसलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो मतलब हार्मफुल होता है। ओके, हार्मफुल होता है, इसलिए उसका मतलब जिसको लैंड डिस्पोजल में भी नहीं कर सकते हैं, इन सारे वेस्ट को हम क्या करते हैं, इंसिनरेशन में डाल देते हैं। कुछ देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट सुटेबल फॉर इंसिनरेशन। जिस भी वेस्ट का हम इंसिनरेशन करेंगे उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। फर्स्ट है हीटिंग वैल्यू दोस्तों बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अबव 2000 किलो कैलोरी फॉर सिंगल चैम्बर इंसिनरेटर। अगर सिंगल चैम्बर इंसिनरेटर में यदि आप कर रहे हैं तो वैसा वेस्ट जिसका हीटिंग कैलोरी वैल्यू 2000 किलो कैलोरी पर से ज़्यादा हो उसके लिए करते हैं। 3500 किलो कैलोरी पर केजी ज़्यादा हो अगर हम पायरोलिटिक डबल चैम्बर इंसिनरेटर में करते हैं। अगर पायरोलिटिक डबल चैम्बर इंसिनरेटर में करते हैं तो उस वेस्ट का कैलोरी वैल्यू 3500 किलो कैलोरी पर केजी से ज़्यादा होना चाहिए। कंटेंट ऑफ कंबस्टेबल मैटर अबव 60%, उसमें कंबस्टेबल मैटर का कंटेंट 60% से ज़्यादा होना चाहिए, और नॉन कंबस्टेबल मैटर का जो कंटेंट है 50% से कम होना चाहिए। कंबस्टेबल ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्वियसली जला रहे हैं ना, तो कंबस्टेबल ज़्यादा होना चाहिए, 60% एबव होना चाहिए, और नॉन कंबस्टेबल वो 60% से कम होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉइस्चर कंटेंट, ऑब्वियसली बिलो 30% से मॉइस्चर परसेंट कम ही होना चाहिए, तब आसानी से उसको हम इंसिनरेशन करा पाएंगे। किसका नहीं करना दोस्तों, वेस्ट टाइप नॉट बी इंसिनरेटेड फॉर, किस प्रकार के वेस्ट को हम इंसिनरेशन नहीं कर सकते हैं, तो प्रेशराइज्ड गैस कंटेनर, जो प्रेशराइज्ड गैस कंटेनर उसका हम नहीं कर सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टिव केमिकल वेस्ट,
जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, केमिकल वेस्ट है, उसका हम नहीं कर सकते हैं। सिल्वर साल्ट एंड फोटोट्रॉपिक और रेडियोएक्टिव वेस्ट, इस प्रकार वेस्ट सिल्वर साल्ट और जो फोटोट्रॉपिक रेडियोग्राफिक वेस्ट होता है उसका भी नहीं कर सकते हैं। हेलोजिनेटेड प्लास्टिक सच एज पीवीसी प्रकार के वेस्ट का हम जो हेलोजिनेटेड प्लास्टिक होता है उसका हम नहीं कर सकते। ओके, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड है। वेस्ट विथ हाई मर्करी और कैडमियम कंटेंट सच एज ब्रोकन थर्मोमीटर एंड बैटरी यूज्ड बैटरी, आप मतलब ब्रोकन थर्मोमीटर का भी आपको इंसिनरेशन नहीं करना है, यूज्ड बैटरी का भी इंसिनरेशन नहीं करना, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि क्या जो हॉस्पिटल, ऑब्वियसली थर्मामीटर के हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या थर्मोमीटर का हम इंसिनरेशन कर सकते हैं? जी नहीं, उसके अंदर मर्करी होता है तो उसका हम नहीं कर सकते इंसिनरेशन, ध्यान रखिएगा। सील्ड एम्पुल्स और एम्पुल्स कंटेनिंग हैवी मेटल्स, ऐसा एम्पुल का नाम आप सुने होंगे कि ऐसा एम्पुल जिसके अंदर हैवी मेटल का कंटेंट ज़्यादा हो उसका भी हम नहीं कर सकते। ऑलराइट, इन सारे वेस्ट का हम इंसिनरेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बायोमेडिकल वेस्ट इज कैटेगराइज्ड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज बाय WHO। शुरुआत में दोस्तों बायोमेडिकल वेस्ट को WHO ने कैटेगराइज किया था कितने कैटेगरी में? तो 10 कैटेगरी में, ध्यान रखिएगा 10 कैटेगरी में टोटल बायोमेडिकल वेस्ट को WHO ने उसको कैटेगराइज किया था। सॉरी दोस्तों, टोटल 8 कैटेगरी, कितने कैटेगरी में? 8 कैटेगरी में उसको मतलब क्लासिफाइड किया है WHO। 10 कैटेगरी आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ 8 कैटेगरी है। द W हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कैटेगराइज बायोमेडिकल वेस्ट इंटू 8 कैटेगरीज, टोटल 8 कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया है। पहला देखिए इन्फिक्शियस वेस्ट, इसके अंदर क्या है तो एनी बायोकेमिकल मेडिकल वेस्ट दैट इज इन्फिक्शियस और कंटामिनेटेड, वो कोई भी वेस्ट जो कि इन्फिक्शियस हो सकता है या कंटामिनेटेड। दूसरा है शार्प को रखा है, शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नीडल्स, स्काल्प्स, ब्रोकन ग्लास, रेजर्स। थर्ड है पैथोलॉजिकल वेस्ट के अंदर बॉडी पार्ट हो सकता है, ह्यूमन और एनिमल का वेस्ट हो सकता है इंक्लूडिंग टिश्यूज, फ्लूइड और ब्लड, ह्यूमन का टिश्यू हो सकता है, ब्लड हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है। फार्मास्यूटिकल वेस्ट, अनयूज्ड ड्रग्स, मेडिसिन और क्रीम्स दैट आर एक्सपायरिंग, जो ऐसा ड्रग्स जो एक्सपायर कर गया है या जिसका यूज़ नहीं किया जा सकता उसको फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंदर रखा गया है। जीनोटॉक्सिक, टॉक्सिक ड्रग्स एंड हेजार्डस टॉक्सिक वेस्ट को जीनोटॉक्सिक के अंदर रखा गया है। रेडियोएक्टिव वेस्ट के अंदर एनी वेस्ट कंटेनिंग पोटेंशियली रेडियोएक्टिव मटेरियल, वैसा कोई वेस्ट जिसके अंदर बहुत बड़े पैमाने में रेडियोएक्टिव मटेरियल हो उसको रेडियोएक्टिव वेस्ट के अंतर्गत रखा गया है। और केमिकल वेस्ट में लिक्विड वेस्ट फ्रॉम मशीन, बैटरीज एंड डिसइंफेक्टेंट, इसको केमिकल वेस्ट के अंतर्गत रखा गया है। ओके, और लास्ट है आपका जनरल या अदर वेस्ट, इसके अंदर ऑल अदर नॉन हैजार्डस वेस्ट, जो भी नॉन हैजार्डस वेस्ट है उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। ऑलराइट, तो टोटल 8 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है व्हाट कम्स अंडर कैटेगरी 1 ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन। जो हम बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन करते हैं दोस्तों, अलग अलग वेस्ट को हम सेग्रीगेट करते हैं अलग अलग, तो कैटेगरी 1 के अंदर किसको रखा गया है? कैटेगरी 1 के अंदर किसको रखा गया है तो याद रखिएगा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। जो ह्यूमन का एनाटॉमिकल का मतलब होता है शरीर के अंदर। ओके, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों आपने। एनाटॉमी का मतलब शरीर के भीतर किसी प्रकार का अगर हॉस्पिटल में काम हो रहा है और वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसको हम कहते हैं ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को जब हम सेग्रीगेट करते हैं तो कैटेगरी 1 वेस्ट के अंतर्गत उसको रखते हैं। ओके, अलग अलग कैटेगरी क्लासीफाई किया गया है कि कैटेगरी 1 में इसको कैटेगरी 2 में इसको रखेंगे, 3rd में इसको रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को कैटेगरी 1 के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए दोस्तों, इसको डिस्कस करते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट को जब हम सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो किसको किस कैटेगरी में रखते हैं, यहाँ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। वेस्ट का कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर और उसमें कौन सा वेस्ट है। देखिए कैटेगरी 1 के अंदर किसको रखा गया तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो सकता है। उसमें ह्यूमन का कोई टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गेन हो सकता है, कोई बॉडी का पार्ट हो सकता है। किसी किसी का आप सुने होंगे यूट्रस, किसी महिला का यूट्रस निकाला जाता है तो उसको कैटेगरी 1 के अंदर रख दिया है। तो ऑब्वियसली यूट्रस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो पूरा यूट्रस निकाला जाता है, तो कैटेगरी 1 के अंदर उसको रखेंगे क्योंकि वो टिश्यू, यूट्रस क्या है, टिश्यू है, तो कैटेगरी 1 के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट है कैटेगरी 2 के अंदर किसको रखेंगे दोस्तों, तो एनिमल वेस्ट। जो एनिमल का वेस्ट हो सकता है, चाहे एनिमल का टिश्यू हो सकता है, ऑर्गन्स हो सकता है, बॉडी पार्ट, ब्लीडिंग पार्ट्स, फ्लूइड, ब्लड एंड एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स यूज्ड इन रिसर्च, वेस्ट जनरेटेड बाय वेटनरी हॉस्पिटल्स का कॉलेज। तो एनिमल से रिलेटेड जो भी आपका वेस्ट हो सकता है, एनिमल वेस्ट, उसका ब्लड हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, या रिसर्च इंडस्ट्री में जो एनिमल का यूज़ होता है उस पर रिसर्च वगैरह होता है, तो वहाँ से जो वेस्ट जनरेट होगा उसको हम कैटेगरी नंबर 2 में रखेंगे। ऑलराइट, कैटेगरी नंबर 3 में देखिए किसको रखेंगे। कैटेगरी नंबर 3 यहाँ दोस्तों
माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट, जो माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट जनरेट होता है वहाँ से, चाहे लेबोरेटरी से हो सकता है, कल्चर मीडियम में जो अगर कुछ हो रहा है, स्टॉक्स और स्पेसिमेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लीव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स वगैरह को ध्यान रखिएगा। लीव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन को कैटेगरी 3 में, क्योंकि अभी जानते हैं कि वैक्सीन बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, तो वैक्सीन का जो वेस्ट है, ऑब्वियसली पूरा वैक्सीन, मान लीजिए वैक्सीन का आप डाल दिए, किसी आदमी पर चढ़ा दिया गया, तो उसके बाद जो उसका एम्पुल बचता है उसको किस में रखेंगे, तो कैटेगरी 3 में रखेंगे। ओके, क्योंकि इस बार जो है दोस्तों आप जानते हैं कि कोविड-19 के समय में 1 करोड़ आदमी को ऊपर 100 करोड़ से ऊपर आदमी को वैक्सीन दिया गया है, तो ऑब्वियसली कितना ज़्यादा मतलब वहाँ पर वेस्ट जनरेट हुआ होगा, उस वेस्ट का किस प्रकार से डिस्पोजल अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग हुआ होगा दोस्तों एक साथ, क्योंकि एक साथ सरकार ने बोला था कि सबको कलेक्ट करके जो भी आपका मतलब कोविशील्ड का वैक्सीन का वो जो आपका ड्रॉपलेट हो सकता है, और या कोवैक्सीन का हो, कोविशील्ड का हो, स्पुतनिक का हो, अलग अलग वैक्सीन जो आया था, और जो जिस बोतल में था दोस्तों उसको भी मतलब सरकार अपने पास मंगवा लेती थी, तो उसका भी तो कहीं ना कहीं डिस्पोजल की होगी, कुछ न कुछ तो की होगी, तो वो सब एटेन्यूएटेड वैक्सीन को हम इसी के अंतर्गत रखेंगे कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 4 के अंदर देखिए, इसके अंदर वेस्ट शार्प है, नीडल, सिरिंज, स्कैल्प, ब्लेड, ग्लास एटीसी, डेट में काउज, पंक्चर एंड कट्स। जो आपका सिरिंज हो सकता है दोस्तों, स्कैल्पेल हो सकता है, ब्लेड, ये सब क्या कर सकता है, पंक्चर कर सकता है, मतलब थोड़ा बहुत पिंच कर सकता है, कट कर सकता है, इसको हम कैटेगरी 4 के अंतर्गत रखेंगे। 5 के अंदर है आपका डिस्कार्डेड मेडिसिन, वैसा मेडिसिन जो फेंक दिया गया मतलब यूज़ का नहीं है, एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग, जो ड्रग्स ऐसा साइटोटॉक्सिक हो, नशीला ड्रग्स हो, उसके अंतर्गत इसको रखेंगे। और डेटेड, कंटामिनेटेड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, मतलब कुछ एक्सपायर भी हो गया तो कैटेगरी नंबर 5 के अंदर उसको रखेंगे। ऑलराइट, 6 में देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछता है कि किस कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। वेस्ट कंटामिनेटेड विथ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग कॉटन, ड्रेसिंग, सॉइल्ड, प्लास्टर कास्ट लाइन्स। देखिए प्लास्टर जो किसी का होता है तो उसको हम कैटेगरी नंबर 6 में रखेंगे दोस्तों। ड्रेसिंग क्या जाता है, आप जानते हैं किसी को वुंड हो गया, घाव वगैरह हो जाता है तो उसका बार बार ड्रेसिंग करना पड़ता है, तो उस वहाँ से जो कॉटन वगैरह रिलीज होता है उसको हम किस में रखेंगे, तो कैटेगरी नंबर 6 में रखेंगे। 7th देखिए, कैटेगरी 7 में सॉलिड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स अदर देन द वेस्ट शार्प सच एज ट्यूबिंग, कैथेटर, इंट्रावीनस, मतलब शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प स्कैल्पेल को छोड़कर जो भी वेस्ट सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसको हम कैटेगरी नंबर 7 में रख देंगे। इसके अंदर आपका ट्यूब्स हो सकता है, कैथेटर हो सकता है, इंट्रावीनस सेट हो सकता है, इन सभी को हम कैटेगरी नंबर 7 में रखेंगे। कैटेगरी 8 में आपका लिक्विड वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम लेबोरेटरी एंड वॉशिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग एंड डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज, जो आपका लेबोरेटरी वगैरह से जो वेस्ट निकलता है लिक्विड वेस्ट, उसको कैटेगरी नंबर 8 में रखेंगे। 9 में हम इंसिनरेशन ऐश, ऑब्वियसली अब बहुत सारे वेस्ट का आपने इंसिनरेशन करवाया दोस्तों, वहाँ से भी निकला है ऐश, जो राख निकला है उसको हम कैटेगरी नंबर 9 में रखेंगे। ऐश फ्रॉम इंसिनरेशन ऑफ एनी बायोमेडिकल वेस्ट, किसी भी बायोमेडिकल वेस्ट का जो आपका ऐश है, इंसिनरेटेड ऐश है, उसको कैटेगरी नंबर 9 में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कैटेगरी नंबर 10 में केमिकल वेस्ट, केमिकल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोमेडिकल, केमिकल यूज्ड इन डिसइंफेक्शन, इंसेक्टिसाइड, एटीसी, इसको हम कैटेगरी नंबर 10 में रखेंगे। जो हमारा हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का यूज़ करते हैं केमिकल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, तो उसको हम 10 में रखेंगे। केमिकल्स ट्रीटमेंट यूजिंग एटलीस्ट 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन और एनी अदर इक्विवेलेंट केमिकल रिएजेंट, देखिए केमिकल ट्रीटमेंट के लिए हम 1% कम जिसमें हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन होता है उसको हम यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, केमिकल रिएजेंट के रूप में। इट मस्ट बी इंश्योर डैट केमिकल ट्रीटमेंट इंश्योर्स डिसइंफेक्शन, केमिकल सोर्स जो आप ट्रीटमेंट करेंगे उसमें आपको डिसइंफेक्शन नहीं होना चाहिए, ये पहले आपको इंश्योर होना पड़ेगा। मल्टीलेशन श्रेडिंग मस्ट बी सच एज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज, देयर विल नो केमिकल प्री ट्रीटमेंट बिफोर इंसिनरेशन, ऑब्वियसली प्री इंसिनरेशन मान लीजिए किसी वेस्ट का करना है तो उसको प्री ट्रीटमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंसिनरेशन तो बहुत बेहतरीन तरीका है किसी भी वेस्ट को डिस्पोज करने का, बशर्ते इंसिनरेशन बहुत ज़्यादा महंगा है। हेलोजिनेटेड प्लास्टिक हमने कर सकते हैं, प्रेशराइज्ड गैस कंटेनर का हमने कर सकते हैं, जिसका इंसिनरेशन नहीं किया जा सकता दोस्तों, उसके अलावा जिस भी चीज़ का इंसिनरेशन किया जा सकता है वो तो बेस्ट है, उसके लिए कोई प्री ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। इंसिनरेशन दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीका है, पूरे के पूरे अस्तित्व को ही समाप्त कर देता है, मतलब पता भी नहीं चलेगा कोई पहले चीज़ था कि नहीं था। ओके, तो इंसिनरेशन वाले ऑब्जेक्ट का प्री ट्रीटमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डीप बोरियल शैल बी एन ऑप्शन अवेलेबल ओनली इन टाउन्स विद पॉपुलेशन लेस देन 5 lakhs एंड इन रूरल एरियाज,
डीप बुरियल मतलब जमीन के नीचे गड्ढा खोद के आप अगर किसी वेस्ट को डंप कर रहे हैं तो सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वहाँ का पॉपुलेशन का जनसंख्या लेस देन 5 लाख से कम होना चाहिए दोस्तों। 5 लाख से जनसंख्या यदि कम हो तभी आप डीप बुरियल कर सकते हैं। ऑप्शन गिवन above are based on available technology. Occupier operator washing to other state to art technology shall approach to the Central Pollution Control Board to get the standard laid down to ensure prescribed authority to consider grant authorization. देखिए ये सारा जो ऑप्शन ऊपर बताया गया है ये सब जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उस अनुसार से इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नाइट्रोजिनस डिमांड इन बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस स्टार्ट आफ्टर अबाउट। नाइट्रोजिनस डिमांड कब स्टार्ट हो जाता है बीओडी का? अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर हम करते हैं तो कितने दिनों बाद स्टार्ट हो जाता है? तो ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आसान बड़ा स्टैंडर्ड डाटा है, 5 दिन के बाद। कब? 5 दिन के बाद। ओके, देखिए बायोकेमिकल डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, इट इज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म इन ए बॉडी ऑफ वाटर और वेस्ट वाटर सैंपल टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन गिवन वेस्ट वाटर सैंपल एट ए सर्टेन टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड 5 डे। बीओडी के बारे में आप सभी जानते होंगे दोस्तों। बीओडी क्या होता है? तो जो हमारा वेस्ट वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको मतलब कम करने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वही उसका बीओडी होता है। बीओडी जितना ज़्यादा होगा वाटर उतना ज़्यादा आपका पोल्यूटेड है, बीओडी जितना कम होगा वाटर उतना कम पोल्यूटेड है। ये सिंपल मतलब पैरामीटर है। द कार्बोनेशियस स्टेज, फर्स्ट स्टेज कार्बोनेशियस स्टेज है। इट रिप्रेजेंट दैट पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन डिमांड इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑर्गेनिक कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेशियस स्टेज में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन डिमांड के हिसाब से। नेक्स्ट है नाइट्रोजिनस स्टेज, सेकेंड स्टेज ये है। इट रिप्रेजेंट कंबाइंड कार्बोनेशियस प्लस नाइट्रोजनस डिमांड व्हेन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रेट आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजनस ऑक्सीजन डिमांड जनरली बिगिन आफ्टर 5th डे। 5वें दिन के बाद जब कार्बोनेशियस स्टेज थोड़ा बहुत कम हो जाता है उसके बाद कार्बोनेशियस और नाइट्रोजनस डिमांड जो हमारा है जिसमें अमोनिया नाइट्रेट इन सब चीज़ को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजनस नाइट्रेट में। ओके, इन सब को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है दोस्तों। तो ये 5 दिन के बाद ही स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा स्टैंडर्ड डाटा है, 5th डे और 5th डे ऑफ आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। देखिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में कुछ स्टेटमेंट का आपको कंसिडर करना है, कौन इसमें से सही है कौन गलत है, कौन सही पूछा है। फर्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 10 कैटेगरीज। बिल्कुल गलत है दोस्तों। 8 कैटेगरीज में बायोमेडिकल वेस्ट को हम लोग ने देखा था कि 8 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। सेकंड है द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड एंड लैंड फॉर सेटिंग अप कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट को मतलब ये प्रोवाइड कराना पड़ेगा लैंड को बायोमेडिकल वेस्ट के अपना ट्रीटमेंट या डिस्पोजल फैसिलिटी के लिए। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। पूछा है कौन सा सही है, तो 2 ओनली, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट दोस्तों हमारा सही है। देखिए द करेक्ट स्टेटमेंट 2 ओनली। इन न्यूज़ प्रायर टू द पेंडेमिक, ऑब्वियसली अभी पेंडेमिक था, आप जानते हैं दोस्तों कोविड के कारण पूरे दुनिया में पेंडेमिक था। इंडिया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी हैज़ ऑलरेडी लिमिटेड। हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट का कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। नाउ विद द एडवेंट ऑफ द पेंडेमिक बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन हैज़ इंक्रीज मैनीफोल्ड। लेकिन जैसे ही पेंडेमिक आया दोस्तों, ऑब्वियसली बहुत सारा आप जानते हैं कि कोविड के समय में कई प्रकार का टेस्ट होता था। वहाँ से जो वेस्ट जनरेट होता था वो अपने आप में हैवॉक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकता था। तो ये कई गुना मतलब इसका जो बायोमेडिकल वेस्ट हमारा मैनीफोल्ड मतलब कई टाइम्स बढ़ गया। और हमारे पास जो उसको ट्रीट करने का या उसका वेस्ट को डिस्पोजल करने का जो हमारे पास सिस्टम था या कह सकते हैं हमारे पास जो भी टेक्निक था वो लिमिटेड था। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नियरली 146 टन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज जनरेटेड पर डे इन द कंट्री ड्यू टू द डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट। जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अनुसार जो टोटल 146 टन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है पर डे कोविड-19 के समय में दोस्तों, पेशेंट से के ट्रीटमेंट से रिलेटेड वगैरह टोटल 146 टन वेस्ट जनरेट हो रहा है पर डे। कितनी बड़ी क्वांटिटी आप समझ सकते हैं इन पेंडेमिक के टाइम में। कुछ की पॉइंट देखिए। बायोमेडिकल वेस्ट इट मीन्स एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस। ये सारा चीज़ हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं। डायग्नोसिस के समय जो ह्यूमन बींग्स हो सकता है या एनिमल का जो वेस्ट निकलता है वो सारे वेस्ट को बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल एंड हाइजीन प्रॉब्लम। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब जो आपको मैनेजमेंट करना है वो ऑब्वियसली इन्फेक्शन वगैरह को कंट्रोल करने का एक इंटीग्रल पार्ट है। विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट द मेडिकल वेस्ट
क्रिएट एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, अगर उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। देखिए रूल्स क्या है दोस्तों, ओनली अबाउट 10 to 25% ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज हेजार्डस। ये बड़े इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि बायोमेडिकल वेस्ट का पूरा वेस्ट हेजार्डस नहीं होता, मात्र 10 से 25% वेस्ट जो होता है बायोमेडिकल वेस्ट का हेजार्डस होता है, एंड द रिमेनिंग 75 से 95% नॉन हेजार्डस, और जो 75 से 95% हो गया आपका नॉन हेजार्डस होता है। सो द सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज द की टू इट्स मैनेजमेंट। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि उसका सेग्रीगेशन कर लें। यदि ऑन साइट जहाँ पर वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं पर अगर हम उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं, हेजार्डस को नॉन हेजार्डस को अगर अलग अलग कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारे लिए खतरा पैदा नहीं हो सकता। लेकिन क्या होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो सकता है, नर्सिंग हो सकता है, क्लिनिक हो सकता है, वेटनरी जो आपका क्लिनिक है, सब जगह क्या अगर सारे वेस्ट को एक ही जगह, सारे वेस्ट को मतलब एक ही चीज़ में डंप कर देते हैं, एक ही डस्टबिन में डंप कर देते हैं और जाके कहीं फेंक देते हैं, ये सब के लिए खतरा पैदा कर सकता है। पूरे इन्वायरमेंट, पूरे सराउंडिंग को ये मतलब एक ना एक दिन ऑब्वियसली बहुत बड़ी खतरा पैदा कर सकता है। इन दोनों दोस्तों बहुत ज़्यादा मीडिया में रिपोर्ट में ये बात भी आई थी कि पटना का जो पीएमसीएच का जो वेस्ट है, लोग उसको पिक करते हैं, जो कचरा बीनने वाले कुछ लोग होते हैं उसको पिक करके और ऑब्वियसली बेच देते हैं, उससे कुछ उनको इनकम हो जाता है। तो इस पर जो है पेपर वाले ने आवाज़ उठाया, तो उस पर हम आपको वीडियो भी बताए थे। तो सरकार की तरफ से पूरा इस पर डिटेल्स आया है कि सरकार इस पर काम करेगी, और जो हमारा डिस्पोजल फैसिलिटी है, कहाँ कहाँ पर कुछ नए बनाए गए हैं, प्लांट बनाए गए हैं, जिस वहाँ पर 4 प्लांट तो बनाए गए हैं, 2-3 काम भी कर रहा है दोस्तों। तो वो जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाके देख सकते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट पटना का क्या हाल है और कितना इस पर काम को चल रहा है, कहाँ कहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मतलब संस्थान बनाए जाएंगे इसको ट्रीट करने के लिए, वो सारा चीज़ बताया है, आप जाके देख सकते हैं। रूल्स देखते हैं, बायोमेडिकल हैंडलिंग रूल्स 2016। इन जुलाई 1998 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। 1998 में ही सबसे पहले इसको मतलब सरकार ने इसको जारी किया था। द रूल्स वेर मॉडिफाइड इन 2000, 2003, 2011, बट द 11 मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स रिमाइंड एज ए ड्राफ्ट ड्यू टू लैक ऑफ कंसिस्टेंस ऑन कैटेगराइजेशन एंड स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो 1998 में आया था, लेकिन उसके बाद आपको 2000, 2003, 2011 में इसको बार बार अमेंड किया गया था, उसमें सुधार किया गया था। आफ्टर द कंसेंसस एंड स्टैंडर्डाइजेशन द इंडियन गवर्नमेंट रिलीज्ड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। फिर बाद में सरकार ने 2016 में एक नया रूल्स निकाला है। देखिए इसके अंतर्गत क्या है, द स्कोप ऑफ द रूल्स हैज़ बीन एक्सपांडेड इंक्लूड वेरियस हेल्थ कैंपस सच एज वैक्सीनेशन कैंपस, ब्लड डोनेशन कैंपस एंड सर्जिकल कैंपस। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इसको स्कोप को बढ़ा दिया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड लैंड फॉर सेटिंग अप कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। अब ये स्टेट गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि वहाँ से जो भी बायोमेडिकल वेस्ट आपको जनरेट होता है उसके डिस्पोजल के लिए आपको लैंड प्रोवाइड कराना पड़ेगा। हैंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। दो वाला जो स्टेटमेंट था दोस्तों कि स्टेट गवर्नमेंट का ये काम है कि वो लैंड प्रोवाइड कराएगा, तो ये 2 स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। देखिए बायोमेडिकल वेस्ट हैज बीन कैटेगराइज इनटू 4 कैटेगरीज इंस्टेड ऑफ द अर्लियर 10 कैटेगरीज। पहले 10 कैटेगरीज में था, उसको डिवाइड किया गया था, लेकिन अब क्या है 4 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। दिस इज टू इम्प्रूव द सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट एट द सोर्स। ये ऐसा इसलिए किया गया था कि सोर्स पे ही जहाँ जनरेट होता है वहीं पर उस वेस्ट को हम सेग्रीगेट कर लें। ऑलराइट, देखिए येलो, आपने डस्टबिन देखा होगा दोस्तों, हॉस्पिटल में कभी जाए तो अलग अलग प्रकार का आपका येलो कलर का मिल जाएगा, रेड कलर का मिल जाएगा, व्हाइट मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा दोस्तों। ये कुछ डस्टबिन वहाँ पर अवेलेबल होता है ताकि अलग अलग वेस्ट को हम यहीं पर सेग्रीगेट कर ले, ताकि बाद में जो हमारा डिस्पोजल या ट्रीटमेंट करना हो आसानी से किया जा सकता है। येलो में क्या है तो दिस इंक्लूड पोस्ट ऑपरेटिव बॉडी पार्ट। इसके अंदर आपका बॉडी पार्ट मतलब जो हमने बॉडी पार्ट का ऑपरेशन किया है उसके बाद जो कुछ अगर टिश्यू वगैरह होता है तो उसको येलो में रखते हैं। कैप मास्क हो सकता है, पैथोलॉजिकल वेस्ट, बेडिंग, प्लेसेंटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस ETC। जो प्लेसेंटा निकलता है फीमेल में दोस्तों, प्लेसेंटा निकाला है तो बर्थ के बाद, बच्चे का डिलीवरी होने के बाद जो प्लेसेंटा निकलता है तो उसको हम येलो डस्टबिन में डालेंगे। रेड के अंदर किसको डालेंगे, दिस इंक्लूड सिरिंज, IV सेट्स, इंट्रावीनस सेट्स, कैथेटर, ग्लोब्स, यूरिन बैग्स, ब्लड बैग्स, डायलिसिस किट्स, इन सबको हम रेड डस्टबिन में डालेंगे। वाइट के अंदर है आपका साप इंक्लूडिंग नीडल सिरिंज, जो भी आपका नीडल सिरिंज है, पंक्चर पार्टिकल जो भी है, पंक्चर मटेरियल, उसको हम वाइट में डालेंगे। और ब्लू में आपको दिस कैटेगरी कंटेंट्स ग्लास वेयर, जो भी ग्लासेस वगैरह है आपका, स्लाइड्स हो सकता है, टेस्ट ट्यूब वगैरह हो सकता है, इसको हम इसमें डालेंगे। मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट, इसलिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए स्टेटमेंट 1 में बोला था कि 10 कैटेगरी में टोटल उसको डिवाइड करते हैं, वो गलत था दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी यूज फॉर द व्हीकल यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। देखिए 2-3 सिंबल आपको दिया हुआ है और कोई बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। मान लीजिए किसी व्हीकल पे आप बायोमेडिकल वेस्ट को वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज रहे हैं। मान लीजिए आपने हॉस्पिटल से उसको लैंडफिल साइट पे भेज रहे हैं, तो किस प्रकार का वेस्ट मतलब किस प्रकार का सिंबल आपके व्हीकल पे होना चाहिए, ये या ये। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन एक करेक्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस सिंबल का यूज़ किया जाता है, सिंबल नंबर फर्स्ट। ओके, देखिए ट्रांसपोर्ट टू ए फाइनल डिस्पोजल साइट, ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट टू द साइट ऑफ फाइनल डिस्पोजल इन ए क्लोज मोटर व्हीकल, ट्रक हो सकता है, ट्रैक्टर हो सकता है, इज डिजायरेबल एज इट प्रिवेंट्स स्पिलेज ऑफ वेस्ट ऑन द वे। ऑब्वियसली कवर्ड रहेगा पूरी तरह से, तो वहाँ से किसी प्रकार का स्पिलेज मतलब कोई भी चीज़ रिसाव नहीं होगा। ओके, व्हीकल्स यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मस्ट हैव द बायो हैजार्ड सिंबल। देखिए उस सिंबल को क्या कहते हैं, बायो हैजार्ड सिंबल, एंड दीज व्हीकल्स शुड नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। और उस आपको जो है व्हीकल का किसी दूसरे और पर्पस के लिए आपको यूज़ नहीं करना है। द लेवल शुड बी शैल बी नॉन वॉशेबल एंड प्रोमिनेंटली विजिबल। जो लेवल है, ये जो लेवल है दोस्तों एकदम नॉन वॉशेबल होना, यानी कि एक बार धो दिए तो ये पूरा का पूरा लेवल ही हमारा खत्म हो जाए, तो मतलब नॉन वॉशेबल एकदम जिसको कहते हैं परमानेंट होना चाहिए दोस्तों, इनबिल्ट होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। और प्रोमिनेंटली विजिबल, दूर से ही आदमी उसको देख के पता कर सके कि यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो सिंबल से पता चल जाता है ना, कभी कभी आप जानते हैं कि ट्रेन वगैरह पूरा तो सिंबल पे ही चलता है दोस्तों, तो सिंबल से पता चल जाता है। साइटोटॉक्सिक हैजार्ड सिंबल, ये क्या है तो साइटोटॉक्सिक हैजार्ड सिंबल है। ओके, नशीला दवा वो ऊपर रहता है दोस्तों, ये साइटोटॉक्सिक हैजार्ड सिंबल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट विच आर थ्रोन अवे आफ्टर ईटिंग फूड। देखिए डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट, आपने डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट में खाया भी होगा, बहुत सारा नाश्ता वगैरह किया होगा, कभी कभी करते होंगे, जो कि खाने के बाद थ्रोन अवे मतलब फेंक दिया जाता है। शुड नॉट बी डन बिकॉज, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग प्लेट को आपको नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? ऑब्वियसली अगर फेंकते हैं, अगर क्यों, कारण देखिए दोस्तों, को नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, क्योंकि एज इट इज वो इसी प्रकार से रह जाएगा। उसका डिस्पोजल अगर सही से नहीं होगा, उसको सही स्थान पे पहुंचना, ताकि उसको या तो हम लैंडफिल कर सकें या किसी और दूसरे के यूज़ में हम ला सकें। ऐसे ही फेंक दीजिएगा, वो कचरा ही पैदा करेगा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों जो बेस्ट है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। जो आपका डिस्पोजेबल प्लास्टिक है वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए उसको एज इट इज़ नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट शैल नॉट बी केप्ट स्टोर्ड बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ। जो भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट है दोस्तों, ये न्यूज़पेपर का में भी ये कंटेंट आया था कि जो भी हॉस्पिटल वेस्ट है उसको, बायोमेडिकल वेस्ट है, अनट्रीटेड है, उसको कितना घंटा से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते। तो 48 घंटा से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते, मतलब 2 दिन। जो भी वेस्ट आपके हॉस्पिटल में जनरेट हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट, उसको 2 दिन से ज़्यादा आप अपने यहाँ स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो 48 आवर याद रखिएगा। देखिए, द वेस्ट may be temporarily stored at the central storage area of the hospital and from there it may be sent to a bulk on the site of final disposal। आप मतलब टेम्पोरली कुछ देर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं अपने हॉस्पिटल में, और उसके बाद उसको आप जहाँ पर बड़े पैमाने पर डिस्पोजल किया जाता है वहाँ पर उसको भेजना पड़ेगा, once or twice a day डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम ऑफ वेस्ट। ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका वेस्ट कितना ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा है तो डेली भेज दीजिए, आप अगर कम है तो 2 दिन का वेस्ट 1 दिन में भेज दीजिए। ओके, 48 घंटा तक आप स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो इन सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट है, इंश्योर दैट वेस्ट बैग कंटेनर्स आर प्रॉपरली सील्ड एंड लेबल्ड। आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो भी बैग्स, जिस बैग में आप वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो पूरी तरह से सील्ड होना चाहिए और लेबल्ड होना चाहिए उस पर, कि इसमें किस प्रकार का वेस्ट है, सिंबल वगैरह उस पर होना चाहिए। बैग्स शुड नॉट बी फिल्ड कम्प्लीटली सो दैट बैग्स कैन बी पिक्ड अप बाय द नेक अगेन फॉर फर्दर हैंडलिंग। मतलब पूरी तरह से बैग को इतना भी मतलब मुँह उसके माउथ तक ठेका मत दीजिए कचरा को, उसको गर्दन तक ही रहने दीजिए, नेक तक रहने दीजिए, ताकि फर्दर भी उसका हम हैंडलिंग कर सकें। द हैंड शुड नॉट बी पुट अंडर द बैग एट ए टाइम, ओनली वन बैग शुड बी लिफ्टेड। एक समय में एक ही मतलब बैग को आपको लिफ्ट करना है। मैनुअल हैंडलिंग ऑफ वेस्ट बैग शुड बी मिनिमाइज्ड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ नीडल प्रिकी इंजरी एंड इन्फेक्शन। मैनुअल हैंडलिंग ऑफ वेस्ट बैग शुड बी मिनिमाइज्ड। मैनुअल मतलब हाथ के थ्रू उसको मैनुअल नहीं करना ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे इंजेक्शन सिरिंज वगैरह होता है तो वो आपको हाथ को पंचर कर सकता है, इस रिस्क से बचने के लिए। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी केप्ट ओनली इन ए स्पेसिफाइड स्टोरेज एरिया। स्पेसिफाइड स्टोरेज एरिया में उसको आपको वहाँ पर पुट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा।
आफ्टर रिमूवल ऑफ द बैग क्लीन द कंटेनर इंक्लूडिंग द लीड विथ एन अप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट। जैसे ही बैग को रिमूव करते हैं उसको आपको बैग को जैसे ही हटाते हैं तो आपको कंटेनर को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। ओके, वेस्ट बैग एंड कंटेनर शुड बी रिमूव्ड डेली फ्रॉम वार्ड्स। जो भी आपका वेस्ट बैग है और कंटेनर है उसको वार्ड से डेली को आपको हटाना पड़ेगा। ओपीडीज और इवन मोर फ्रिक्वेंटली इफ needed as in operation theater, ICUs and labor rooms. Waste bag should be transported in covered wheeled container or large bin in covered trolleys. No untreated biomedical waste shall be kept stored beyond a period of 48 आवर। 48 घंटे से ज़्यादा आप दोस्तों वेस्ट को अपने यहाँ स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, ये ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज ऑफ द प्लाज्मा पायरोलाइसिस। देखिए एकदम नया टर्मिनोलॉजी है प्लाज्मा पायरोलाइसिस दोस्तों। तो प्लाज्मा पायरोलाइसिस का क्या एडवांटेज हो सकता है? फर्स्ट है इट हैज़ ए लो इमिशन रेट इसका लो होता है। दूसरा है वेस्ट रेसिड्यू इज इनर्ट एंड स्टेराइल। थर्ड है लो ऑपरेशन कॉस्ट। फोर्थ है हाई इलेक्ट्रिकल यूसेज। तो देखिए दोस्तों एक ऑप्शन तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं कि लो ऑपरेशनल कॉस्ट तो नहीं होगा। प्लाज्मा पायरोलाइसिस नाम से ही इसका कुछ हैवी नाम लगता है, तो लो ऑपरेशनल कॉस्ट तो नहीं हो सकता है। हाई इलेक्ट्रिकल यूसेज ये भी बिल्कुल, इलेक्ट्रिकल यूजेज बहुत ज़्यादा होगा तो ये एडवांटेज नहीं तो डिसएडवांटेज में ही चला जाएगा। ओके, और तो ये क्या है दोस्तों, इट हैज़ लो इमिशन रेट इसका कम होता है इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और वेस्ट रेसिड्यू इज इनर्ट एंड स्टेराइल, यहाँ से जो वेस्ट का रेसिड्यू निकलता है वो इनर्ट होता है, स्टेराइल होता है, इसलिए वो ज़्यादा हेजार्डस नहीं होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए इसको और एक्सप्लेन करते हैं, कंसेप्ट क्या है इसका। प्लाज्मा पायरोलाइसिस यूजेज प्लाज्मा टॉर्चेज टू जनरेट प्लाज्मा एनर्जी। देखिए इसमें प्लाज्मा टॉर्च का यूज़ करके हम प्लाज्मा एनर्जी जनरेट करते हैं। इन द प्लाज्मा स्टेट द आयनाइज्ड गैस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। प्लाज्मा स्टेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि जो आयनाइज्ड गैस होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। बट ड्यू टू इट्स हाई रेसिस्टेंस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। रेसिस्टेंस ऑब्वियसली रेसिस्टेंस ज़्यादा होने पर वो क्या करता है, हीट ही पैदा करता है। वो आपका टंगस्टन का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो वो गर्म होकर मतलब गर्म हो जाता है दोस्तों। करंट जो वहाँ से पास हो जाता है उसको एकदम गर्म कर देता है रेसिस्टेंस के कारण, जिसके कारण वो ग्लो करने लगता है। तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। द रेसिड्यू जनरेटेड इंक्लूड्स कार्बन ब्लैक, विट्रीफाइड ग्लास एग्रीगेट एंड मेटेलिक रेसिड्यू वहाँ से जनरेट हो सकता है। ए वाइड वेराइटी ऑफ वेस्ट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन प्लाज्मा वेस्ट टेक्नोलॉजी। इन्फेक्शियस वेस्ट, शार्प प्लास्टिक, डायलाइसिस वेस्ट, हेजार्डस वेस्ट, कीमोथेरेपी वेस्ट एंड लो लेवल रेडिएटिव वेस्ट। वन एग्जाम्पशन इज मरकरी विच प्लाज्मा सिस्टम डू नॉट हैंडल। मतलब एक एग्जाम्पशन, बहुत सारे वेस्ट को आप यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं प्लाज्मा पैरोलाइसिस से दोस्तों, बट मरकरी को नहीं ट्रीट कर सकते। मरकरी को यहाँ पे आपको ट्रीट नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। ओके, एक प्रकार सामने इंसिनरेशन पढ़ा था दोस्तों, उसी का सब्सटीट्यूट कह सकते हैं। एडवांटेज क्या है तो इसका देखिए लो इमिशन रेट, यहाँ से जो इमिशन निकलता है बहुत कम निकलता है तो ये एडवांटेज है। द वेस्ट रेसिड्यू इज इनर्ट, यहाँ से जो वेस्ट का रेसिड्यू या एस कह सकते निकलता है वो इनर्ट होता है, स्टेराइल होता है, इसलिए हमारे लिए किसी प्रकार का खतरा नहीं हो सकता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा वो। रिडक्शन इन वॉल्यूम 95%, मास 80-90%। देखिए वॉल्यूम को 95% तक रिड्यूस कर देता है दोस्तों, तो ये बेस्ट हुआ, बढ़िया चीज़ है ये। डिसएडवांटेज क्या है तो हाई कैपिटल कॉस्ट, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खर्च पड़ेगा इसको। इंसिनरेशन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हाई ऑपरेशन कॉस्ट, इसके ऑपरेशन में भी क्योंकि एकदम नया टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है दोस्तों, इसके ऑपरेशन के लिए जो आपको एम्प्लॉय लगेंगे वो भी उस पर भी खर्च करना पड़ेगा, तो हाई ऑपरेशन कॉस्ट है। हाई इलेक्ट्रिकल यूजेज, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं, प्लाज्मा जनरेट करते हैं, प्लाज्मा हीट जनरेट कर रहा है तो अपने आप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ पड़ेगा। लिमिटेड लाइफ स्पेन ऑफ द प्लाज्मा टॉर्च एंड मे जनरेट डाइऑक्सिन इन पोरली डिजाइन स्टेप। मतलब लिमिटेड लाइफ स्पेन प्लाज्मा टॉर्च का लाइफ स्पेन बहुत कम होता है तो ये आपको डाइऑक्सिन रिलीज करेगा। इंसिनरेशन में जो गैस रिलीज होता है डाइऑक्सिन, जो कि आपको अगर प्रॉपर से उसका सेटअप नहीं किया गया है तो ये डाइऑक्सिन गैस रिलीज करेगा। ओके, तो ये डिसएडवांटेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। एज पर CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गाइडलाइन विच कलर बीन शुड बी यूज फॉर कंटामिनेटेड प्लास्टिक। देखिए कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, हॉस्पिटल के अंदर जो भी कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट है, आपका कैथेटर हो सकता है, ट्यूब हो सकता है, उसको किस में रखिएगा, किस प्रकार के बिन में रखिएगा, किस प्रकार के डस्टबिन में रखिएगा दोस्तों। देखिए प्लास्टिक वेस्ट को हम लोग रखते हैं रेड में, किस में रखते हैं दोस्तों, रेड में। येलो में हमने पढ़ा था ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, आपका जो ह्यूमन का वेस्ट हो सकता है, ह्यूमन टिश्यू हो सकता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग हो सकता है, कोई ड्रग हो गया नशीला पीला, प्लासेंटा वगैरह, उसको हम येलो में रखते हैं। रेड के अंदर प्लास्टिक वेस्ट रखते हैं दोस्तों।
प्लास्टिक हो सकता है, रबर कैथेटर ट्यूब हो सकता है, उसको रेड के अंदर रखते हैं। ब्लू में हमने पढ़ा है ग्लासेज, जो ग्लास है आपका टेस्ट ट्यूब हो सकता है दोस्तों, इसको ब्लू में रखते हैं। और ब्लैक में नॉन इन्फेक्शियस, ब्लैक डस्टबिन में किसको रखते हैं, जो नॉन इन्फेक्शियस हो सकता है। इवन किचन वेस्ट को भी हम ब्लैक डस्टबिन में रखते हैं। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, रेड हो गया दोस्तों, ऑप्शन 2 करेक्ट है। बायोमेडिकल वेस्ट इज एनी वेस्ट कंटेनिंग इन्फेक्शियस और पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल, ये तो आप लगभग फर्स्ट क्वेश्चन से देखते आ रहे हैं दोस्तों कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। दीज वेस्ट आर जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, ये भी हम देखते आ रहे हैं कि डायग्नोसिस ट्रीटमेंट इम्यूनाइजेशन के समय ये सब वेस्ट जनरेट होता है, चाहे ह्यूमन का हो या एनिमल का हो। बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी बोथ सॉलिड लिक्विड फॉर्म, ऑब्वियसली दोनों हो सकता है, सॉलिड फॉर्म भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म भी हो सकता है। द CPCB हैज डेजिग्नेटेड सेपरेट कलर कोडेड बिन्स टू डिस्पोज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एज पर देयर नेचर। देखिए उसके नेचर के अनुसार के वेस्ट के नेचर के अनुसार से कई सारा मतलब डस्टबिन को कैटेगराइज किया है CPCB ने, ताकि उसको हम आसानी से सेग्रीगेट कर सकें। येलो में हमने बताया था एनाटॉमिकल वेस्ट, चाहे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो सकता है, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट हो सकता है, आपका साइटोटॉक्सिक ड्रग हो सकता है, कुछ नशीला ड्रग होता है, प्लेसेंटा हो सकता है, सबको आपको कहाँ रखिएगा दोस्तों, तो येलो बिन में। सॉइल्ड वेस्ट, कीमोट्रॉपी वेस्ट, डिस्कार्डेड लाइनेन एंड मेडिसिन एंड लेबोरेटरी वेस्ट। देखिए यहाँ पर लाइनेन एंड मेडिसिन वही दोस्तों साइटोटॉक्सिक ड्रग जो बोलते हैं जिसको, वो यही है, लाइनेन एंड मेडिसिन है। लेबोरेटरी वेस्ट सबको इसी में डालते हैं। रेड बिन के अंदर देखिए कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, जो कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट उसको रेड बिन के अंदर रखते हैं। और ब्लू के अंदर हम आप ग्लास वेस्ट, जो आपका ग्लास का वेस्ट है, आपका कैथेटर ग्लास ट्यूब हो सकता है, उसको हम ब्लू में रखते हैं। नेक्स्ट ब्लैक बिन फॉर हेजार्डस एंड अदर वेस्ट, जो आपका हेजार्डस या अदर वेस्ट उसको ब्लैक बिन के अंदर रखते हैं। द वेस्ट इन ईच ऑफ द बिन हैव डिफरेंट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल मेथड। ऑब्वियसली यदि हम टाइम पर ही ऑन साइट उसको हम सेग्रीगेट कर लिए हैं तो इसको आसानी से हम अलग अलग तरीके से सबको हम डिस्पोज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों हम जो इम्पोर्टेंट लगा आपके सामने डिस्कस किए हैं, अच्छे से पूरा अपना पोटेंशियल्स के साथ दोस्तों हमने डिस्कस किया है। और ये सारा क्वेश्चन आपके लिए रामबन साबित हो सकता है आपके एग्जाम में। अच्छे से इसको जरूर देखिए, 1 से 2 बार देख ले। जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत टफ लग रहा है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और उसको 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ जो बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड बहुत मतलब भारी भारी टर्मिनोलॉजी वगैरह नहीं है। ओके, ये टॉपिक आसान था। जो टॉपिक डिफिकल्ट था दोस्तों उसमें भी हम आपको बता ही देते हैं कि किस प्रकार से पढ़ना है, तो ज़रूर इसको पढ़ें। और इससे पहले दोस्तों हमने वाटर रिक्लेमेशन, रीयूज़, आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, हेजार्डस वेस्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, रीयूज़ एंड रिसाइकिल पर बहुत सारा मतलब इस पे टॉपिक पे दोस्तों हम 15 क्वेश्चन लगभग सब पे आपको हम डिस्कस किए हैं। ओके, तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट आप देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। आप ज़रूर लाइक करें दोस्तों, हमारे इस वीडियोज़ को पसंद तो आता ही होगा, तब तो आप देख रहे होंगे। और साथ ही साथ कोई फीडबैक दे सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है देखने के बाद, आप किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं, क्या आपको ये हेल्प कर रहा है या किसी प्रकार का हो सकता है कि हम में इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, तो आप अपनी समझ के अनुसार हमें बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, ताकि हमें भी पता चले आपको ये कैसा लगा। ओके, अगर अच्छा लगा तो कम से कम थैंक्स भी तो लिख सकते हैं। ओके, कुछ भी थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन के लिए दोस्तों, कुछ भी आप फीडबैक, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जो आपको भीतर से महसूस हो वो लिखिए ज़रूर। ओके, या कोई क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं दोस्तों, समय वगैरह तो हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो देखिएगा अंत तक पूरा वीडियो दोस्तों, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।